Hello dear bankers, welcome to EduTap and welcome to Fast Track to 50 series for JIB May 2026 examination. तो in today's lecture 3 हम discuss करेंगे opening account of various type of customer, again an important topic from examination point of view. तो सबसे पहले तो मैं बता दूं फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज क्यों लेके आए हम। देखिए, जैसे आपके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 22 है, तो ऐसे में आपके पास 2.5 मंथ ही रहते हैं अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। तो फास्ट ट्रैक टू 50 सीरीज के थ्रू हम 25 लेक्चर्स जो हैं वो लेके आ रहे हैं हर एक सब्जेक्ट के। अभी हम पीपीबी की बात कर रहे हैं, तो 25 लेक्चर्स रहेंगे जिसमें हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है कवर करने वाले हैं, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से स्कोरिंग है और जिनके हाई चांसेस रहते हैं बार बार पूछे जाने के। तो अभी अगर आपने प्रिपरेशन बिल्कुल भी नहीं की, स्टार्ट करना चाहते हो, नहीं समझ पा रहे हो, तो इस सीरीज को रेगुलरली फॉलो कीजिए और बाकी जो सीरीज भी यूट्यूब पे चल रही है आप वो भी देख सकते हो। तो एक फ्री ई बुक है जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है। इस ई बुक में आपको क्या क्या मिलेगा, देखिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट और उनको कैसे अप्रोच करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके सिंस 2023, यानी आपको कहाँ से पता चलता है कि स्टडी बेस्ड आ रहे हैं, मल्टीपल स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं या एक चैप्टर की ज्यादा वेटेज है, कई बार एक चैप्टर से 4 से 5 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो ये सब कुछ हमें पता चलेगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। देन 1200 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की लिस्ट, इतने ज़्यादा क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछे जा रहे हैं, जो प्रैक्टिस के लिए हैं। तो ये डॉक्यूमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है आपका जेआईबी में 2026 की एग्जामिनेशन के लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने बात करी अकाउंट ऑफ इंडिविजुअल। देखो, तो जो इंडिविजुअल अकाउंट है वो ओपन किया जा सकता है एक सिंगल पर्सन के द्वारा, दो और दो से ज़्यादा पर्सन ज्वाइंटली कर सकते हैं। इंडिविजुअल के लिए क्या कंडीशन है, वो मेजर हो बाय एज, साउंड माइंड का हो, उसको इंसॉल्वेंट ना डिक्लेयर किया गया हो, और ना ही वो डिसक्वालीफाइड हो कि वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता। राइट। फिर जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो साइन किया जाता है उसी पर्सन के द्वारा जिसके नाम पे अकाउंट ओपन किया जा रहा है। अब जो ये माइनर है और जो आपका साउंड माइंड का नहीं है, उनका अकाउंट गार्डियन के द्वारा जो है वो साइन किया जाएगा। स्पेशल सिचुएशन है ना। तो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म मस्ट बी साइंड बाय गार्डियन। एक तो होता है आपके नेचुरल गार्डियन, आपके मदर फादर, एक होते हैं कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन। अगर किसी के माँ बाप नहीं रहे हैं तो कोर्ट के द्वारा गार्डियन अपॉइंट कर दिया जाता है। ओके। फिर आपके केवाईसी डॉक्यूमेंट ऑब्टेन करने होते हैं गार्डियन के, बिकॉज एंटी मनी लॉन्ड्रिंग रेगुलेशन के मुताबिक गार्डियन भी तो कस्टमर ही है बैंक के लिए, तो उनके भी डॉक्यूमेंट्स जो है ऑब्टेन किए जाते हैं। ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, अब इससे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलता है एग्जाम में और मई 2025 में भी पूछा गया था। ठीक है, तो ज्वाइंट अकाउंट का मतलब क्या होता है, इन द नेम ऑफ टू और मोर इंडिविजुअल हम ये अकाउंट ओपन कर रहे हैं। क्यों ओपन किया जाता है कि जब फंड्स बिलोंग करते हैं मल्टीपल लोगों को और उनको ज्वाइंट कंट्रोल चाहिए अपने अकाउंट पे, या एक पर्सन फंड अर्न कर रहा है, दूसरे को कन्वीनियंट एक्सेस मिल जाए, या जब किसी की डेथ हो जाती है तो जो दूसरा पर्सन है उसको आराम से एक्सेस मिल जाए अकाउंट का। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, ज्वाइंट अकाउंट ओपन करते हैं। अब डिफरेंट ऑपरेशनल मोडेलिटीज यूज की जा सकती है। आप अकाउंट ज्वाइंटली भी ओपन कर सकते हो, आइदर और सर्वाइवर पे भी ओपन कर सकते हो, एनी वन सर्वाइवर पे एज पर योर नीड। देखिए, जब ज्वाइंट अकाउंट ओपन किया जाता है तो बैंक को क्या जानना होता है, रिलेशनशिप क्या है ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का, क्या पर्पस है, आप क्यों अकाउंट ओपन कर रहे हो, और नेचर ऑफ एक्सपेक्टेड फंड इन फ्लो, कहाँ से पैसा आ रहा है। तो ये अंडरस्टैंड करना जरूरी होता है और यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ओके। तो दिस इज व्हाट बैंक नीड टू नो नाउ। अब ज्वाइंट अकाउंट वैसे तो जनरली ओपन किए जा रहे हैं जो लोग रेजिडेंट है इंडिया के, है ना, बट एनआरआई भी अकाउंट ओपन कर सकता है, बट कंडीशन क्या है कि वो क्लोज रिलेटिव हो और रेजिडेंट अकाउंट होल्डर का, तब अकाउंट अलाउड होगा। और जो अकाउंट ओपनिंग फॉर्म है वो साइन किया जाएगा बाय ऑल ज्वाइंट अकाउंट होल्डर। तो उसमें इंस्ट्रक्शन भी आपको देनी है कि आप कौन सा मोड रख रहे हो, आप ज्वाइंटली पे चला रहे हो, आइदर और सर्वाइवर पे चला रहे हो, एनी वन और सर्वाइवर या फॉर्मर और सर्वाइवर। ये सारी चीजें आपको बैंक को बतानी पड़ती है। केवाईसी डॉक्यूमेंट सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर का रिक्वायर्ड होगा। अगर हस्बैंड और वाइफ ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर रहे हैं, ए हस्बैंड है, बी कौन है, वाइफ है, तो ऐसा नहीं होगा कि हस्बैंड ने केवाईसी करवा ली और वाइफ की नहीं करवाई है, दोनों को करवानी पड़ेगी, तभी अकाउंट ऑपरेशनल होगा। ओके। फिर आपके और भी अकाउंट है, इलिटरेट पर्सन, जो पर्सन पढ़ लिख नहीं सकते, तो क्या रूल है उनके लिए बैंक में, देखो, उनको क्लियर एक्सप्लेनेशन जरूरी होती है। उनको बताने हैं आपने रूल, अकाउंट रूल के उसी लैंग्वेज में जो वो समझते हैं। राइट। और ये भी बोला जाता है कि जब भी उन्हें विड्रॉल करना है तो हमेशा उनको बैंक विजिट करना है अलोंग विद पासबुक, और किसी भी हाल में इनको चेकबुक इशू नहीं होती चाहे इनका ज्वाइंट अकाउंट ही क्यों ना हो।
और इनको करंट अकाउंट भी ओपन करना अलाउड नहीं होता, क्योंकि उसमें फ्रीक्वेंट बिजनेस ट्रांजेक्शन हो रही हैं। तो इलिटरेट पर्सन के लिए ये दो चीजें अलाउड है, सी से जो नेम है, करंट अकाउंट एंड नो चेकबुक। तो क्या जो इलिटरेट पर्सन है, हम डिस्कस करेंगे आगे, क्या वो ज्वाइंट अकाउंट ओपन कर सकते हैं लिटरेट पर्सन के साथ? वी विल अंडरस्टैंड दैट, बट बिफोर दैट इनका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन लिया जाता है, ठीक है, किसके प्रेजेंस में? ऑथोराइज्ड बैंक ऑफिसर और पर्सन वेल नोन टू द बैंक, जो अटेस्ट करेगा इनका थंब इंप्रेशन। और दो पासपोर्ट साइज फोटो चाहिए होते हैं, एक लगता है इनका अकाउंट ओपनिंग फॉर्म पे, एक लगता है इनका पासबुक पे। और हर विड्रॉल इनको ओरली कंफर्म करना है इन द प्रेजेंस ऑफ टू द ऑथोराइज्ड ऑफिशियल। बेसिकली जब भी विड्रॉल करेंगे ओरली कंफर्म करेंगे। अब कंडीशन क्या है कि क्या वो लिटरेट पर्सन को ऑथोराइज कर सकते हैं कि उनका अकाउंट ऑपरेट किया जाए? अब एक पेंशनर है, ओल्ड पेंशनर है, वो कह रही है कि मैं तो पर्सनली बैंक विजिट नहीं कर सकती, मेरे बेटे को अलाउ कर दो मेरा अकाउंट ऑपरेट करना। तो बैंक क्या अलाउ करेगा? देखिए कंडीशन है एक, मतलब अगर इलिटरेट पर्सन चाहता है कि लिटरेट पर्सन उसका अकाउंट ऑपरेट करें, तो उनको सबमिट करवाना है क्या? ऑथोराइजेशन कम इंडेमनिटी लेटर प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में। और अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा सिर्फ ज्वाइंटली मोड पे, यानी यहाँ पे इंडिविजुअली या बाय आइदर और सर्वाइवर मोड, किसी और मोड में ऑपरेट करना अलाउड नहीं है। अब ये इलिटरेट पर्सन पूरा कंट्रोल अपने बेटे को अपने अकाउंट में नहीं दे सकता, बैंक ने साफ क्लियरली बोला है कि ज्वाइंटली मोड पे ही अकाउंट ऑपरेट किया जाएगा। ओके, देन ब्लाइंड पर्सन की बात करें, कोई लीगल रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि ये लोग अकाउंट नहीं ओपन कर सकते, अकाउंट ओपन कर सकते हैं, बट इनके केस में एक्स्ट्रा केयर देनी पड़ती है, क्योंकि इनके सिग्नेचर में कंसिस्टेंसी नहीं रहती। ब्लाइंड है तो सिग्नेचर में थोड़ा चीटिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फोटोग्राफ रिक्वायर्ड होता है इनका, सिग्नेचर थंब इंप्रेशन चाहिए होता है, उसकी अटेस्टेशन की जाती है जो वेल नोन है बैंक को। अकाउंट ऑपरेशन बाय ब्लाइंड पर्सन भी हो सकते हैं और बाय नेक्स्ट किन। तो अगर ब्रांच मैनेजर सेटिस्फाइड है, जेन्युइननेस, और उनको अंडरस्टैंड हो रहा है कि ब्लाइंड कस्टमर के बारे में कि वो ठीक है, वो अकाउंट इंडिपेंडेंटली चला सकता है, तो ब्रांच मैनेजर अलाउ कर देंगे, या फिर जो नेक्स्ट ऑफ किन है उसको ऑपरेट करने दिया जा सकता है, प्रोवाइडेड अ प्रॉपर लेटर ऑफ अथॉरिटी ऑब्टेन किया जाएगा ब्लाइंड पर्सन के द्वारा, राइट। अब जब भी इनकी पासबुक एंट्रीज होते हैं ना, वो अप टू डेट होनी चाहिए, ठीक है, और इनको ओरली कंफर्म किया जाएगा, प्राइवेसी में बताया जाएगा इनके जो भी एंट्रीज वगैरह इनके अकाउंट में हो रही हैं। ओके, फिर कुछ और कस्टमर भी है बैंक के लिए, ये तो हमने बात कर ली, इंडिविजुअल, ज्वाइंट अकाउंट होल्डर, माइनर भी है अभी, इलिटरेट, ब्लाइंड। माइनर के बाद कुछ और कस्टमर भी आते हैं जैसे कंपनीज, एचयूएफ, उनको भी हम डिस्कस करेंगे, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब जो हमारा एक और अकाउंट है वो है अकाउंट ऑफ माइनर। माइनर भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो माइनर की डेफिनेशन कहाँ दी गई है? ये क्वेश्चन आपको पूछ लिया था इस बार नवंबर वाले एग्जामिनेशन में, तो इंडियन मेजोरिटी एक्ट 1875 में। तो जो भी इंडिविजुअल इंडिया में डोमिसाइल करता है वो मेजर कब बनता है? जब उसकी एज कितनी हो जाती है? 18 ईयर ओल्ड। अगर माइनर के कोर्ट अपॉइंटेड गार्डियन है, तो वो मेजर कब बन जाएगा? जब वो 18 टर्न कर रहा है, या अगर वो कोर्ट सुपरविजन में तो 21 एज है। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 क्या बोलता है कि जो पर्सन बिलो द एज ऑफ 18 है ना, उसको हम माइनर कंसीडर कर रहे हैं। माइनर वैसे किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर नहीं कर सकता, ना ही वो एक्वायर कर सकता है, होल्ड, डिस्पोज एनी प्रॉपर्टी, नॉट कॉन्ट्रेक्चुअली बाइंड देमसेल्फ। बट एक्सेप्शन है, अगर वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है फॉर नेसेसिटी ऑफ लाइफ तो वैलिड है, बुक्स वगैरह खरीदनी है, कोई नेसेसिटी है, उसके लिए वो किसी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर कर सकता है। माइनर मनी रिकवर कर सकता है जो औरों को दी होती है, बट कोई माइनर से जो है रिकवर नहीं कर सकता। माइनर ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया बाइक परचेज का, अगर माइनर पेमेंट नहीं करेगा तो वो पर्सन नहीं जा सकता कोर्ट माइनर के अगेंस्ट, ठीक है। फिर आरबीआई ने लॉ किया है माइनर्स को जो अबव द एज ऑफ 10 ईयर है टू ओपन एंड ऑपरेट डिपॉजिट अकाउंट, बट कुछ कंडीशन है, और केवाईसी कंप्लीट होना चाहिए माइनर का भी और गार्डियन का भी। बैंक को रिकॉर्ड करना है माइनर की डेट ऑफ बर्थ सिस्टम में आफ्टर वेरिफिकेशन। तो गार्डियन कौन हो सकता है? फादर नेचुरल गार्डियन है बाय डिफॉल्ट। आरबीआई ने परमिट किया है बैंक को कि वो एक्सेप्ट करे मदर को भी एज अ गार्डियन। ऐसा नहीं है कि मदर पहले गार्डियन नहीं थी, बहुत टाइम पहले से मदर को गार्डियन ही माना गया है। बट कुछ बैंक क्या कर रहे थे ना, जब मदर बैंक में अकाउंट ओपन करने आती थी तो फादर के बारे में पूछा जाता था कि अगर फादर अलाइव है फादर क्यों नहीं आए, तो आरबीआई ने कहा कि मदर आ रही है अगर बैंक में अकाउंट ओपन करने, तो आप अकाउंट ओपन कीजिए। स्टेप पेरेंट्स और अदर वो हमारे नेचुरल गार्डियन नहीं होते। माइनर लिटरेट होना चाहिए अगर वो ओपन कर रहा अकाउंट। टू माइनर कैन नॉट ओपन अ ज्वाइंट अकाउंट टुगेदर। बैंक अलाउ करेगा टू प्रोवाइड इंटरनेट, एटीएम, डेबिट कार्ड फैसिलिटी माइनर को दी जाती है, बस माइनर का अकाउंट ओवरड्रॉन नहीं होना चाहिए, और ना ही इनको ओवरड्राफ्ट अलाउड होता है। तो माइनर क्या कर सकता है? वो ड्रॉ कर सकता है, एंडोर्स कर सकता है, नेगोशिएट कर सकता है और डिलीवर कर सकता है चेक। बट जब माइनर मेजर हो गया, यानी बच्चा 18 साल का हो गया, तो गार्डियन का रोल एंड हो जाता है,
ठीक है। अब गार्डियन जो है अकाउंट ऑपरेट नहीं कर सकता विदाउट माइनर कंफर्मेशन। कुछ मिनिमम एज भी सेट की गई है इंडिपेंडेंट ऑपरेशंस के लिए। आरबीआई ने बोला है अपनी गाइडलाइन में कि जो बच्चा 10 साल से ऊपर का है उसको इंडिपेंडेंटली अकाउंट ऑपरेट करने दो एज पर बैंक ओन रिस्क पॉलिसी। तो कई बार बैंक क्या करते हैं ना, मैक्सिमम लिमिट भी इम्पोज कर सकते हैं बैलेंस पे कि 50,000 ही जो अमाउंट है वो माइनर के अकाउंट में रहेगा, या वो 2,000 ही विड्रॉ सकता है। राइट, थोड़ा चेक रखते हैं। अब अगर माइनर की डेथ हो जाती है तो गार्डियन क्या कर देगा, अकाउंट को क्लोज कर देगा। बट जब माइनर मेजर हो गया तो क्या रिक्वायरमेंट होती है, अकाउंट ट्रांजिशन हो गया, अब अकाउंट अपडेट किया जाएगा, उसका अकाउंट बैलेंस कंफर्म किया जाता है, फ्रेश ऑपरेटिंग इंस्ट्रक्शन सबमिट की जाएगी, स्पेसिमेन सिग्नेचर। बट अगर गार्डियन की डेथ हो जाती है, आपके गार्डियन की डेथ हो जाती है बिफोर माइनर अटेन अ मेच्योरिटी, बैलेंस इज पेड टू माइनर आफ्टर दे अटेन मेच्योरिटी। ठीक है, अभी में माइनर है, गार्डियन की डेथ होगी, तो बैलेंस जो अकाउंट में है वो उसको तभी मिलेंगे जब उसकी एज 18 ईयर की हो जाएगी। अब जो हमने बात करी कि माइनर के लिए इंडिपेंडेंट ऑपरेशन अलाउड किए गए हैं कि वो ओपन एंड ऑपरेट करे सेविंग और टर्म डिपॉजिट अकाउंट, कुछ लिमिट एंड कंडीशन सेट की गई है बैंक के द्वारा एज पर इट्स रिस्क पॉलिसी। तो टर्म क्लियरली कम्युनिकेट की जाएगी अकाउंट होल्डर। अब हम बात करें ना, कुछ और कस्टमर भी होते हैं बैंक के लिए, तो सबसे पहले बात करेंगे एचयूएफ के बारे में, हिंदू डिवाइडेड फैमिली। इन हिंदू लॉ जो एचयूएफ है ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती है। इनकम टैक्स की नजर में एक सेपरेट पर्सन एचयूएफ, इनका अपना पैन होता है। तो एचयूएफ कौन कौन होता है बेसिकली, देखो, करता है जो मैनेजर है एचयूएफ का, जिसके साथ बैंक डील करता है, बाकी लोग क्या है, को पार्टनर होते हैं। अब ये बिजनेस जो इनको मिला इनहेरिटेबल है। जब डेथ हो जाती है किसी हिंदू की तो बिजनेस पास हो रहा है लीगल ईयर को। अब अगर डिसीज के मेल चिल्ड्रन है, प्रॉपर्टी क्या बन जाएगी, एचयूएफ प्रॉपर्टी। मेंबर जो होते हैं एचयूएफ के उसको हम बोलते हैं को पार्टनर। एल्डेस्ट मेल चाइल्ड को बोला जाता है कर्ता, जो मैनेज करता है एचयूएफ प्रॉपर्टी को। राइट। अब 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट की गई थी कि जो डॉटर है, चाहे मैरिड है चाहे अनमैरिड है, वो भी को पार्टनर है। दिल्ली हाई कोर्ट ने ये भी बोला है, एक केस हुआ था कि जो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर है वो भी कर्ता हो सकती है अगर जो मेल मेंबर है वो क्या है, माइनर है, या फैमिली में कोई मेल ही नहीं है, तो क्या हो सकता है, जो एल्डेस्ट फीमेल मेंबर है वो भी कर्ता बन सकती है। अब जब अकाउंट ओपन किया जा रहा है एचयूएफ के नाम पे तो और जितने भी अडल्ट मेंबर है वो साइन करेंगे, चाहे कर्ता ने ही अकाउंट ऑपरेट करना है, बट साइन सबके लिए जाएंगे। को पर्सनल लायबल रहते हैं ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ देयर शेयर इन द फैमिली प्रॉपर्टी, उनकी कोई पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। इसको समझते हैं एग्जांपल से, देखिए, करता है जो, उसको बहुत थोड़ी मिली है, वो क्या कर सकता है, देखिए, वो लोन ले सकता है, डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट कर सकता है। ऑल अडल्ट मेंबर को जो लोन डॉक्यूमेंट है वो साइन करने होते हैं एज अ सेफर प्रैक्टिस। वैसे तो कोई फॉर्मल प्रोसीजर है ही नहीं कि कर्ता को कौन एक बनेगा कर्ता, वो तो पता ही चल जाता है। बट डिक्लेरेशन ली जाएगी अडल्ट मेंबर के द्वारा जिसमें बोला जाता है कि कर्ता कौन होगा। ओके। अब अगर कर्ता को लेके कोई डिस्प्यूट हो रहा है, कर्ता था जो फैमिली को, उसकी डेथ हो गई, अब जो को पार्टनर आपस में लड़ रहे हैं, तो तब तक कोर्ट भी कर्ता अपॉइंट कर देता है जब तक कि उनका डिस्प्यूट जो है वो रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो कर्ता ट्रांसफर कर सकता है एसेट्स अगर वो लीगल नेसेसिटी है या बेनिफिट ऑफ स्टेट के लिए, यानी अगर उसको लगता है प्रॉपर्टी है वो सेल करनी है बिजनेस के लिए अपने, तो वो कर सकता है। उसको किसी को पार्टनर की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। और माइनर की डिटेल जो है वो रिकॉर्ड की जाएगी, उनके गार्डियन साइन करेंगे ऑन देयर बिहाफ। और अगर एक को पार्टनर एचयूएफ को छोड़ के जा रहा है तो उससे एग्जिस्टेंस ऑफ फर्म पे कोई खासा फर्क नहीं पड़ेगा, वो चलता रहेगा, एक ही जा रहा है ना। अब ये समझते हैं, ये पर्सनल लायबिलिटी क्या बोला गया, अब कर्ता ने लोन लिया बैंक से, अब डिफॉल्ट हो गया, वो पे नहीं कर पा रहा, तो जितना शेयर उसका एचयूएफ प्रॉपर्टी में था वो यूज हो गई लोन रिकवर करने के लिए, पर्सनल प्रॉपर्टी भी अटैच हो जाएगी। बट जो को पार्टनर है, ये जो मेंबर है, ये सिर्फ कितने परसेंटेज के लिए लायबल है, जितना इनका शेयर है इनकी फैमिली प्रॉपर्टी में। ठीक है, ये पर्सनली लायबल नहीं होंगे, कर्ता पर्सनली लायबल होगा। डॉक्यूमेंट्स क्या चाहिए होते हैं, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो साइन किया जाएगा बाय ऑल अडल्ट एचयूएफ मेंबर, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड साइंड बाय कर्ता, ज्वाइंट हिंदू फैमिली लेटर जो ऑल अडल्ट एचयूएफ मेंबर के द्वारा साइन किया जाता है। अगर एचयूएफ के माइनर मेंबर हैं तो नेचुरल गार्डियन साइन करेंगे ऑन देयर बिहाफ। इसके अलावा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं। अकाउंट तो ऑपरेट ही किया जाता है कर्ता के द्वारा ही, और बैंक को कर्ता के बारे में पता होना चाहिए, इसलिए तो उसका स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड लिया। बट अगर एचयूएफ की मल्टीपल ब्रांचेस है ना, तो बाकी के जो मेजर को पार्टनर है वो भी अकाउंट ऑपरेट कर सकते हैं। ठीक है, कई बार होता है ना, फैमिली बिजनेस ज्यादा एक्सपेंड किया होता है काफी सारी जगह पे, तो ऑपरेट किया जा सकता है। देन
अब हम बात करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप फॉर्म की। देखो, लॉ की नजर में प्रोप्राइटर और उसके बिजनेस में कोई डिफरेंस नहीं होता। अगर कोई राम किरियाना स्टोर ओपन किया है किसी ने, राम पर्सन ने, तो राम किरियाना स्टोर और राम लॉ की नजर में दोनों क्या है, सेम ही है। तो उनको ट्रीट किया जाता है एज एन इंडिविजुअल अकाउंट। सेविंग अकाउंट हम ओपन नहीं कर रहे इनके केस में, ना ही कोई इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए होता है। जैसे कंपनी के केस में इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट चाहिए ना, जैसे हमारा बर्थ सर्टिफिकेट होता है, वैसे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट क्या हुआ, कंपनी का बर्थ सर्टिफिकेट। सोल प्रोप्राइटरशिप के केस में नहीं चाहिए होता है। फर्म नॉट रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड विद एनी स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, ये रिक्वायरमेंट नहीं होती। केवाईसी के बारे में तो हमने पढ़ा ही है, वो सोल प्रोप्राइटर की केवाईसी और साथ के साथ कोई दो डॉक्यूमेंट, दो नहीं है तो एक, फिर फील्ड वेरिफिकेशन बैंक करते हैं। तो रूल क्या है, देखो, ऑल डॉक्यूमेंट फॉर अकाउंट ओपनिंग मस्ट बी साइंड बाय प्रोप्राइटर। डिक्लेरेशन ली जाएगी, ठीक है, बाय द प्रोप्राइटर, और प्रोप्राइटर साइन करेगा सारे के सारे डॉक्यूमेंट इन द नेम ऑफ फर्म। चेक भी साइन होंगे इन द नेम ऑफ फर्म ओनली। ओके, तो ये रूल है प्रोप्राइटर के। डॉक्यूमेंट क्या, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो प्रोप्राइटर के द्वारा साइन होगा, राम के ओपन कर रहा है तो राम के द्वारा साइन। स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड भी इनके द्वारा साइन होंगे। डिक्लेरेशन लेटर एज पर बैंक फॉर्मेट। एडिशनली केवाईसी डॉक्यूमेंट जो हमने डिस्कस किया। तो यही सिंपल से रूल है सोल प्रोप्राइटर के। अब पार्टनरशिप फॉर्म की बात करें। पार्टनरशिप फॉर्म को कहां पे डिफाइन किया जाता है, सेक्शन 4 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932। देखो, पार्टनरशिप हम क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर पर्सन जो एग्री कर रहे हैं टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ अ बिजनेस, है ना। एक बिजनेस चला रहे हैं, दो लोग तो मिनिमम होने चाहिए, दो से ज्यादा हो सकते हैं। तो इन्होंने पार्टनरशिप फॉर्म जो है वो बनाई जिसमें वो प्रॉफिट शेयर करेंगे। तो बिजनेस किसी एक के द्वारा भी चलाया जा सकता है या सारे भी चला सकते हैं। अब कई हमारी पार्टनरशिप फॉर्म में उसमें ए बी सी तीन पार्टनर है। अब ये जो सी है ये स्लीपिंग पार्टनर है, या बोलो सीक्रेट पार्टनर। ये स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर क्या होता है, बेसिकली जो डे टू डे बिजनेस में तो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बट इसका हिस्सा है पार्टनरशिप फॉर्म में। तो पार्टनरशिप फॉर्म चलाई जा रही है ए और बी के द्वारा, ठीक है। तो कोई एक भी चला सकता है, सारे भी मिलके चला सकते हैं, या कोई दो भी चला सकते हैं। रजिस्ट्रेशन ऑफ पार्टनरशिप ऑप्शनल है एक्सेप्ट इन द स्टेट ऑफ गुजरात और महाराष्ट्र। बट अगर आप रजिस्ट्रेशन कराते हो उससे क्या होता है, आपको एक लीगल राइट मिल जाता है, आप थर्ड पार्टी के अगेंस्ट कोर्ट केस कर सकते हो। दो पार्टनर का आपस में डिस्प्यूट होता है, ए और बी लड़के, ठीक है, इसके अगेंस्ट कोई कोर्ट केस किया जा सकता है अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो। देन रजिस्टर्ड पार्टनरशिप की बात करें तो कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड होता है, सभी पार्टनर को साइन करना है फॉर एंड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म, नॉट इंडिविजुअली। चेक पेबल टू फर्म मस्ट नॉट बी क्रेडिटेड टू इंडिविजुअल अकाउंट, इंडिविजुअल अकाउंट में नहीं जाएंगे। अगर एक पार्टनर ने नोटिस दिया है कि ऑपरेशन स्टॉप कर दो, तो अकाउंट को स्टॉप कर दिया जाता है इमीडिएटली, ठीक है। और फिर ज्वाइंट लेटर चाहिए होता है ऑल पार्टनर का, क्यों, बिकॉज पार्टनर म्यूचुअल एजेंट, अगर एक इंस्ट्रक्शन दे रहा है तो फिर वो फॉलो करनी पड़ेगी। अकाउंट तभी रिज्यूम होगा जब ज्वाइंट ऑपरेशन होगा बाय ऑल पार्टनर। पार्टनर एक्ट करते हैं म्यूचुअल एजेंट, बाइंड कर रहे हैं फर्म को बाय एक्ट। तो इसमें हम स्लीपिंग और सीक्रेट पार्टनर को भी ले रहे हैं। यानी अगर सी स्लीपिंग पार्टनर था, उसने बैंक को इंस्ट्रक्शन दिया, उसने कुछ फैसला लिया, तो ए या बी को भी वो फॉलो करना पड़ेगा। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते हैं। ओके। रिस्ट्रिक्शन ऑफ मैनेजमेंट राइट डज नॉट नेगेट द पार्टनरशिप स्टेटस। तो जो मैनेजमेंट राइट की रिस्ट्रिक्शन है उसकी वजह से पार्टनरशिप स्टेटस को कोई खासा फर्क नहीं पड़ रहा है। अब अगर आप न्यू पार्टनर ऐड करते हो पार्टनरशिप फॉर्म में, बैलेंस आपका क्रेडिट में है तो कोई बात नहीं, ओल्ड अकाउंट आप कंटिन्यू कर सकते हो। बट अगर आपका बैलेंस डेबिट में है तो ओल्ड अकाउंट फ्रोजन एंड न्यू अकाउंट ओपन। क्यों, क्योंकि हमें क्लियर रूल नहीं अप्लाई करना। मतलब क्या है कि आपकी पार्टनरशिप फॉर्म में ए बी सी तीन पार्टनर थे, नाउ यू वांट टू ऐड अ न्यू पार्टनर डी, ठीक है। अब आपका बैलेंस क्रेडिट में है, पॉजिटिव में है, ठीक है, कोई बात नहीं, इसने भी अपना शेयर लगा दिया 2 लाख का यहाँ पे, तो कंटिन्यू कर लिया ओल्ड डी अकाउंट। बट अगर ये डेबिट में होता कि कहीं पे पेमेंट करनी है, जो इनकी ही पेमेंट पेंडिंग थी, तो जो न्यू पार्टनर जब ऐड होगा ना, तो हमें न्यू अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि क्लेटन रूल क्या बोलता है कि जो न्यू फ्रेश क्रेडिट आता है ना, जो डी ने पैसा लगाया 2 लाख, उससे ये पुराना डेट क्लियर होगा। तो फिर डी की तो कोई गलती नहीं, उसने तो फ्रेश पैसा लगाया ना, इसीलिए कि क्लेटन रूल ना लगे, न्यू अकाउंट ओपन कर दिया जाता है। पार्टनर एजेंट्स है ओनली फॉर बिजनेस पर्पस विद द थर्ड पार्टी, वो एजेंट नहीं है फॉर डीलिंग अमंग देमसेल्फ। जैसे प्रोमिसरी नोट आप थर्ड पार्टी को करो, बाइंड करते हैं सिर्फ साइनिंग पार्टनर को। और जब डेथ हो जाती है पार्टनर की, तो जो पार्टनरशिप है वो डिसॉल्व हो जाएगी जब तक कि कुछ ऐसा एग्रीमेंट ना हो पार्टनरशिप डीड में। तो बैंक ऑपरेशन आपके स्टॉप कर दिए जाते हैं, एंड आपका जो है लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फ्रॉम द कोर्ट इज नीडेड, राइट, ये चाहिए होता है। अब रूल क्या है फॉर ओपनिंग पार्टनरशिप फर्म अकाउंट, नो पार्टनर कैन ओपन एन अकाउंट इन हिज ओन नेम फॉर द फर्म। ना ही वो विड्रॉ कर सकता है लीगल सूट फाइल्ड बाय द फर्म, ना ही कोई लाइबिलिटी एडमिट कर सकता है इन सूट अगेंस्ट फर्म, ना ही एक्वायर और ट्रांसफर कर सकता है इमूवेबल प्रॉपर्टी ऑन द फर्म बिहाफ। मतलब अपने नाम पे जाके कहीं प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर सकता कि मैंने फर्म के नाम पे ली है।
ओके। कोई भी पार्टनर चेक को काउंटरमेंट कर सकता है। अब सी ने चेक लगाया था, एक को लगता है पेमेंट नहीं करनी है, काउंटरमेंट कर सकता है, बैंक को इंस्ट्रक्शन दे सकता है। जब रिटायरमेंट हो जाती है पार्टनर की तो बैंक ऑपरेशन स्टॉप कर दिए जाते हैं, न्यू अकाउंट ओपन किए जाएंगे पोस्ट रिटायरमेंट, अगर पब्लिक नोटिस इशू किया गया है लोकल प्रेस में। देन डॉक्यूमेंट क्या चाहिए? करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइंड बाय ऑल पार्टनर, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड जो सभी पार्टनर के द्वारा साइन है, पार्टनरशिप लेटर जिसमें मेजर पार्टनर साइन करेंगे, नॉट अंडर फर्म सील। तो इसमें क्या होता है कि आपका बिजनेस क्या है, नेम और एड्रेस सभी पार्टनर का, इंस्ट्रक्शंस क्या है, ऑपरेशन कैसे होगा, कौन सा पार्टनर डे टू डे ऑपरेशन में डील करेगा, ओरिजिनल पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड विद सर्टिफिकेट ऑफ रिटर्न होता है कि प्रॉफिट किस तरीके से आप शेयर करोगे, 60% पार्टनर ए का हिस्सा है तो 40% पार्टनर बी या इक्वली, ये सब कुछ डीड में मेंशन होता है। अगर आपकी पार्टनरशिप फॉर्म रजिस्टर्ड है तो सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, इंस्ट्रक्शन एंड स्पेसिमेन सिग्नेचर ऑफ ऑल पर्सन जिनको ऑथराइज किया गया है कि वो अकाउंट को ऑपरेट करें, पैन और केवाईसी। ओके। फिर आपकी एलएलपी, देखो एलएलपी क्या है, मिक्सचर है कंपनी और पार्टनरशिप फॉर्म का। तो ये फॉर्म की गई अंडर एलएलपी एक्ट 2008। इनमें डेजिग्नेटेड पार्टनर होता है। लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट डिफाइन करते हैं कि म्यूचुअल राइट और ड्यूटी पार्टनर के क्या है, राइट एंड ड्यूटी बिटवीन एलएलपी इट्स पार्टनर क्या है। अब आप एलएलपी में ही देखोगे एक डेजिग्नेटेड पार्टनर का कॉन्सेप्ट कि इसमें दो डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। अब ये डीपी है कौन? देखो कोई भी डेजिग्नेटेड पार्टनर बन सकता है, बट इनको डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए, किससे? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर से। तो पोर्टल पे अप्लाई कर सकते हैं ये, और इनको डी पिन मिल जाता है। तो बेसिकली ये वो पार्टनर है जो जैसे गवर्नमेंट वगैरह के साथ डील करना है, एक तरीके से ज्यादा फैसले लेने हैं, इनको सुप्रीम पावर एक तरीके से दी गई है। तो कोई भी पार्टनर बन सकता है डेजिग्नेटेड पार्टनर एज पर द एलएलपी एग्रीमेंट। अब देखो पार्टनरशिप फॉर्म में तो आपके जो पार्टनर है उनकी पर्सनल लाइबिलिटी रहती है, अगर कोई लोन लिया है पार्टनरशिप फॉर्म में वो नहीं चुका पाते तो उनके पर्सनल एसेट भी अटैच होते हैं। इसमें नाम ही है लिमिटेड लाइबिलिटी। यहाँ पे पार्टनर उतने ही उसके लिए लाइबल है जितना उनका हिस्सा है एलएलपी में। अब डेजिग्नेटेड पार्टनर हम क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबल है, सारे एक्शंस जो भी रिक्वायर्ड होते हैं एलएलपी के द्वारा उनको एग्जीक्यूट करते हैं। हर एक पार्टनर एजेंट एलएलपी का बिजनेस पर्पस के लिए, नॉट फॉर अदर पार्टनर। एक स्मॉल एलएलपी का कॉन्सेप्ट है जिसमें क्या बोला गया, अगर आपकी कंट्रीब्यूशन है लेस देन इक्वल टू 25 लाख, टर्नओवर भी इतना है, तो फिर आप स्मॉल एलएलपी की कैटेगरी में आते हो। और जैसे हमने डिस्कस किया कि उनकी लिमिटेड लाइबिलिटी, पर्सनली लाइबल नहीं होती अगर एलएलपी ने डेट लिया है। अगर एलएलपी में पार्टनर ने, एक ने 5 लाख लगाया है दूसरे ने 5 लाख है, तो इतना ही हिस्सा इसी से उनका लोन रिकवर होगा, पर्सनल एसेट सेल नहीं होते। रूल क्या है? देखो अकाउंट ओपनिंग के लिए क्या चाहिए, रेजोल्यूशन बाय डेजिग्नेटेड पार्टनर, एलएलपी कॉर्पोरेट पर्सन ही है तो चेंज होते हैं पार्टनर, डेथ होती है, रेजिग्नेशन, कोई फर्क नहीं पड़ता एलएलपी को। और एग्जिस्टिंग अकाउंट भी कंटिन्यू किए जा सकते हैं चाहे बैलेंस डेबिट में है, जबकि पार्टनरशिप फॉर्म में ऐसा नहीं था, तो इसलिए इसमें कंपनी की भी फीचर्स ऐड होती हैं। ठीक है। न्यू रेजोल्यूशन चाहिए होता है अगर चेंज होता है ऑथोराइज सिग्नेटरीज में। पार्टनर पर्सनली लाइबल नहीं होते एलएलपी की ऑब्लिगेशंस के लिए। बाकी डॉक्यूमेंट ये सारे जैसे बाकियों में थे आपके, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, स्पेसिमेन सिग्नेचर, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ चाहिए आपका, एग्रीमेंट चाहिए, रेजोल्यूशन चाहिए होती है, डिटेल इंस्ट्रक्शन, पैन केवाईसी, ये सारे डॉक्यूमेंट सब जगह थोड़े थोड़े सेम ही है। फिर कॉन्सेप्ट आता है लिमिटेड कंपनीज का। तो लीगल एंटिटी है एंड ओपन कर
सकती है अकाउंट जैसे बाकी इंडिविजुअल बिजनेस है। अब टाटा ग्रुप है, टाटा ग्रुप के चेयरमैन रतन टाटा जी थे, वो नहीं रहे, तो कंपनी तो चल रही है ना। सेपरेट लीगल पर्सन कंसीडर किया जाता है कंपनी। तो कंपनीज बहुत डिफरेंट टाइप की होती है। एक आपकी पब्लिक लिमिटेड कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी नहीं होती। यहाँ पे मिनिमम 7 मेंबर चाहिए होते हैं, कोई अपर लिमिट नहीं है। तो कई बार यही क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पब्लिक और प्राइवेट में से कि मिनिमम और मैक्सिमम कितने मेंबर चाहिए। तो जो सब्सिडरी है नॉन प्राइवेट कंपनी की यानी पब्लिक कंपनी की, उसको पब्लिक कंसीडर किया जाएगा, चाहे वो प्राइवेट के तौर पे क्यों ना रजिस्टर्ड हुई हो। ठीक है, सब्सिडरीज होती है ना, जैसे एक बड़ी कंपनी है उसके आगे सब्सिडरीज हैं। टाटा की बात कर लें तो टाटा ग्रुप में कितनी सारी कंपनी इन्वॉल्व है, टीसीएस है, ताज होटल है, टाटा मोटर्स है। तो ऐसे जो सब्सिडरीज अपॉइंट की गई हैं, तो ये गवर्न की जाती है सेक्शन 271 ऑफ कंपनी एक्ट। फिर आपकी प्राइवेट कंपनी है, यहाँ पे 2 लोग मिनिमम हो, मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं। कोई मैंडेटरी मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट नहीं होती, बट रिस्ट्रिक्शन है कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो शेयर, पब्लिक सब्सक्रिप्शन नहीं दे सकते हो सिक्योरिटीज को, और जो आपके एम्प्लॉयमेंट बेस्ड मेंबर हैं, जो आपके एम्प्लॉयज हैं, वो ये 200 मेंबर की कैप में नहीं आते हैं। ओके, देन एक गवर्नमेंट कंपनीज होती हैं जहाँ पे गवर्नमेंट का शेयर जो होता है ग्रेटर देन इक्वल टू 51% शेयर होता है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का। यहाँ पे वर्ड लिमिटेड मैंडेटरी नहीं होता, जैसे स्टील अथॉरिटी आपकी है, वेल है, ठीक है, ये सारी जहाँ पे जिनमें गवर्नमेंट का शेयर ज्यादा है। फिर आपकी 1 पर्सन कंपनी है, यहाँ पे एक ही पर्सन होता है एज अ मेंबर। सेकंड पर्सन को क्या बोला जाता है, नॉमिनेटेड एज नॉमिनी। ये ऑपरेट करते हैं एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड दे आर गवर्न बाय सेक्शन 262 ऑफ कंपनी एक्ट 2013। अब कंपनी इनकॉर्पोरेशन के रूल क्या है, रजिस्टर्ड अंडर कंपनी एक्ट। और इनको क्या होना चाहिए, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन चाहिए होता है, जैसे बर्थ सर्टिफिकेट हो गया एक तरीके से, ये किसका, कंपनी का। देन मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, क्या बोलता है ये मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, हमने पढ़ा था जब केवाईसी डॉक्यूमेंट के बारे में डिस्कस कर रहे थे। एमओए बताता है कि कंपनी की क्या पावर है, एक्सटर्नल वर्ल्ड को बेसिकली किस बिजनेस में कंपनी डील कर रही है। ओके, क्या कर रही है कंपनी, एक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन चार्टर ऑफ अ कंपनी है बेसिकली। आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन क्या बताता है, इंटरनल रूल ऑफ अ कंपनी, बोर्ड मीटिंग कब होगी, क्या क्राइटेरिया होगा, इंटरनली जो कंपनी में चीजें हो रही होती है, वो आपको आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बताता है। फिर रूल्स क्या होते हैं, कैश विड्रॉल आप कर सकते हो, सिर्फ स्पेसिफिक ऑथराइजेशन बाय कंपनी, जो ऑथराइज किए गए हैं वही विड्रॉल करेंगे। अकाउंट ऑपरेशन में आपको एटलीस्ट 2 और मोर ऑथराइज सिग्नेटरीज चाहिए होते हैं। अगर एक ऑथराइज सिग्नेटरी की डेथ हो जाती है तो चेक पेमेंट फिर भी स्टॉप नहीं होगी, क्यों, बिकॉज अगर बोला गया था कि 3 ऑथराइज सिग्नेटरी, उसमें से एक की डेथ होगी तो 2 तो बचे हैं ना अभी, तो वो चेक पेमेंट जो है वो चली जाएगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडिंग कंपनी कैन बोरो बाय डिफॉल्ट, नॉन ट्रेडिंग कंपनी मस्ट स्टेट देयर पावर इन एमओए एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। देखो, अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, ट्रेडिंग है, वो डिफॉल्ट तरीके से बोरो कर सकती है। नॉन ट्रेडिंग कंपनी जैसे कोई एनजीओ वगैरह है, उनको अपनी पावर एमओए और एओए में मेंशन करनी पड़ती है। चेक जो होते हैं कंपनी के, वो पर्सनल अकाउंट में नहीं डिपॉजिट होंगे डायरेक्टर और एम्प्लॉइज के। और जो कंपनीज इनकॉर्पोरेट की गई हैं आफ्टर कंपनी एक्ट 2019, उन पे क्या क्राइटेरिया फॉलो होता है, बिजनेस और बोरोइंग पावर कैन नॉट बिगेन जब तक कि उन्होंने डिक्लेरेशन नहीं दी डायरेक्टर के द्वारा विद इन 180 डे ऑफ द इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन करवाई, उसके बाद डिक्लेरेशन देना जरूरी है। और सब्सक्राइबर ने पे नहीं किया अग्रीड वैल्यू ऑफ देयर शेयर, अगर शेयर्स की वैल्यू थी 1 लाख एक शेयर की, तो वो पे की जाएगी, तभी फिर वो बिजनेस जो है स्टार्ट होगा। ओके, फिर डॉक्यूमेंट सर्टिफाइड कॉपी चाहिए होती है एमओए की, सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर, बेनिफिशियरी ओनर अगर एप्लीकेबल है, बोर्ड रेजोल्यूशन, स्पेसिमेन सिग्नेचर, पैन केवाईसी डॉक्यूमेंट, ये सारा चाहिए होता है जब डॉक्यूमेंट ओपन करना है। क्योंकि बैंक के लिए तो ये सारे कस्टमर ही है ना, इंडिविजुअल तो थे ही, ये सारे अदर कस्टमर कंसीडर किए जाते हैं। क्लब एसोसिएशन अनरजिस्टर्ड बॉडी, देखो इनके लिए क्या रूल है, ये ग्रुप है जो इंडिविजुअल्स के द्वारा फॉर्म किए जा रहे हैं, कॉमन ऑब्जेक्टिव है, इनका पर्पस है जैसे सोशल, कल्चरल, रिलीजियस, चैरिटेबल, प्रोफेशनल गोल, ऐसे पॉइंट किए जाते हैं कि एक सोसाइटी ने एक क्या बना लिया, क्लब बना लिया, एक एसोसिएशन बन गई। अनरजिस्टर्ड बॉडीज जो होती हैं, तो ये रजिस्टर्ड नहीं होती, ठीक है, बट इनके फंक्शंस किस तरीके से देखे जाते हैं, बैंक को क्या चाहिए होता है, बाई लॉ की कॉपी,
रूल्स जो कमेटी के द्वारा मैनेज किए जाते हैं। तो कमेटी जो है मैनेजमेंट देखती है क्या क्या एक्टिविटी कंडक्ट की जाएगी, यानी पार्किंग कहाँ पे करनी है एक सोसाइटी में, 10 बजे के बाद लाउड स्पीकर नहीं चलेगा, मतलब सारे लॉ जो इनके इंटरनल रूल्स रेगुलेशंस होते हैं उनको हम बाई लॉस बोलते हैं। अब रूल्स क्या है कि कॉपी ऑफ बाईलॉस रूल्स एग्जामिन किए जाएंगे कि क्या पावर है रोल क्या कमेटी मेंबर का, डिफरेंट डिफरेंट कमेटी मेंबर्स होंगे ना जिनका काम होगा, तो कौन क्या संभाल रहा है। बैंक अकाउंट ऑपरेशन रूल स्पेसिफाई किए जाएंगे बाई लॉ में, वो रिव्यू करने हैं। ऑपरेशन डेबिट इन अकाउंट सिर्फ ऑर्गेनाइजेशनल एक्टिविटी से हो, अगर आप एक क्लब हो सोसाइटी हो तो आपके अकाउंट में जो पैसा आना है ना वो उन्हीं चीजों पे जहां पे आप यूज करोगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द क्लब सोसाइटी, वो ही होना चाहिए। पेमेंट टू इंडिविजुअल मस्ट बी थ्रू स्क्रूटिनाइज टू इंश्योर कि वो पर्सनल ना हो। पर्सनल अकाउंट में पेमेंट नहीं जाएगी, अगर उनको पेमेंट भी जा रही है ये देखा जाएगा कि कमेटी के लिए यूज करें वो पैसा। डॉक्यूमेंट सेम, बाकी देखो ये सारे तो सेम ही है। करंट अकाउंट, स्पेसिमेन सिग्नेचर, कॉपी ऑफ बाईलॉ, रेजोल्यूशन मैनेजिंग कमेटी का, लिस्ट ऑफ बेनिफिशियरी ओनर, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, केवाईसी डॉक्यूमेंट। तो देखो बाई लॉ यहाँ पे डिफरेंट यूज हुआ है क्योंकि ये अनरजिस्टर्ड होते हैं तो इनके अपने रूल्स होते हैं। ओके, देन एक होता है ट्रस्ट। ट्रस्ट में तीन पार्टी हैं, ऑथर ऑफ ट्रस्ट, ट्रस्टी, बेनिफिशियरी। ऑथर ऑफ ट्रस्ट जिसने ट्रस्ट बनाया, इसने एग्रीमेंट किया ट्रस्टी के साथ। ट्रस्टी कौन है, जो देखभाल कर रहा है ये इस प्रॉपर्टी की, किसके लिए, बेनिफिशियरी के लिए। ये अभी माइनर है, मान लीजिए ये इसके दादाजी हैं, इन्होंने ये ट्रस्ट बना दिया, ट्रस्टी को अपॉइंट कर दिया कि आप संभाल करो बेनिफिशियरी के लिए जब तक कि वो मेजर नहीं हो जाता। अब ट्रस्ट डीड होती है, जैसे पार्टनरशिप डीड है वैसे ट्रस्ट डीड है, उसको एग्जामिन किया जाएगा कि ट्रस्टी की क्या पावर और फंक्शन है, क्योंकि बैंक को पता होना चाहिए ना ट्रस्टी कितना विड्रॉल कर सकता है अमाउंट, कोई रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है। अगर दो और दो से ज्यादा ट्रस्टी हैं तो वो ऑपरेट करेंगे ज्वाइंटली जब तक कि ट्रस्ट डीड में कुछ ऐसा मेंशन ना हो। डेथ हो जाती है ट्रस्टी की तो बाकी ट्रस्टी को पावर मिलेगी, सभी की डेथ हो जाती है, सभी रिटायर हो जाते हैं तो कोर्ट अपॉइंट करेगा नया वाला। ट्रस्टी की इंसॉल्वेंसी ये नहीं बता रही कि ट्रस्ट इंसॉल्वेंट हो गया। अब क्या है, जो ट्रस्टी है वो अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकता जब तक कि ट्रस्टी अलाउ ना करे। अब ये जो है ट्रस्टी, मान लीजिए जिनका नाम मिसेस प्रिया है, ये किसी अपनी फ्रेंड को अपनी अथॉरिटी डेलीगेट नहीं कर सकती कि तुम संभाल लो मेरे बदले, ऐसा नहीं कर सकती वो। चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड होते हैं आपके चैरिटी कमिश्नर सेवरल स्टेट्स में, और जो पेमेंट होती है आपकी ट्रस्ट अकाउंट की वो ट्रस्ट डीड के प्रोविजन के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। अगर ट्रस्ट डीड में मेंशन है कि 2 लाख जो है ट्रस्टी विड्रॉ कर सकता है या यहाँ पे पेमेंट जानी है तो वैसे ही जानी चाहिए। ट्रस्ट के जो चेक है ना वो ट्रस्टी के पर्सनल अकाउंट में कलेक्ट नहीं होंगे। अब देखो ये ट्रस्टी इन्होंने अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में बैंक से लोन लिया 5 लाख का, सेम बैंक में ट्रस्ट का अकाउंट है, ठीक है, वहां पे ट्रस्ट का पैसा पड़ा है, तो ये तो इन्होंने इंडिविजुअल कैपेसिटी में लोन लिया ना, तो बैंक सेट ऑफ यूज नहीं कर सकता ट्रस्ट अकाउंट पे। ओके, डॉक्यूमेंट फिर वही सारे सेम, करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइंड बाय ऑल ट्रस्टी, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, ट्रस्ट डीड, कॉपी ऑफ रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, ट्रस्ट लेटर रेजोल्यूशन। अगर कोई ट्रस्ट डीड नहीं है तो कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट डिपॉजिट करा लो जिससे ये पता चले कि एक ट्रस्ट एग्जिस्ट करता है। पैन और बाकी केवाईसी डॉक्यूमेंट ये प्रोवाइड किए जाएंगे। फिर आता है आपका एग्जीक्यूटर और एडमिनिस्ट्रेटर। देखो दोनों का काम सेम ही होता है, इन दोनों पर्सन का अपॉइंटमेंट अलग तरीके से होती है। एग्जीक्यूटर कौन होता है, एक पर्सन है ए, वो अपनी विल में लिख के गया है एक नाम कि मेरे जाने के बाद ये पर्सन जो है आगे मेरा अकाउंट संभालेगा, आगे डिस्ट्रीब्यूशन कर देगा फंड्स की। तो जो एग्जीक्यूटर है वो डायरेक्टली विल ले जाके बैंक में नहीं जा सकता, उसको पहले क्या लेना पड़ता है, प्रोबेट, ठीक है। तो एडमिनिस्ट्रेटर कौन हुआ, जब पर्सन बिल में मेंशन ही नहीं करके गया कोई नाम तो कोर्ट ने अपॉइंट किया है। तो एग्जीक्यूटिव एडमिनिस्ट्रेटर अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते किसी दूसरे पर्सन को। और जो इनके अकाउंट होते हैं वो ओपन किए जाते हैं एज पर प्रोबेट लेटर ऑफ सक्सेशन, लेटर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यानी जो एग्जीक्यूटर है उसको कोर्ट में जाके बिल एक तरीके से सर्टिफाई करवानी पड़ेगी, प्रोबेट लेना पड़ता है। फंड जो होते हैं इस अकाउंट में वो बिलोंग करते हैं सिर्फ डिसीज्ड के एस्टेट से, जो पर्सन जिसकी डेथ होगी उसने जो बोला एज पर हिज इंस्ट्रक्शन जो बिल में मेंशन करके गया वैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगी। और अकाउंट टाइटल इसी तरीके से होता है, एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटर। सप्लीमेंटर टाइटल ऐसे होते हैं स्टेट ऑफ, और पर्सन का नाम होगा, जैसे अगर डेथ होगी राम की तो इस तरीके से कि एग्जीक्यूटर का नाम होगा और साथ में अकाउंट ऐसे ऑपरेट होगा। फंड कैसे यूज होंगे, जो प्रोबेट और लेटर ऑफ सक्सेशन में दिया गया है, और जो वो सारा डिस्ट्रीब्यूशन में पैसा खर्चा आ रहा है ना वो भी आप उस अकाउंट से ले सकते हो। तो अगर ये ए पर्सन मेंशन करके गए थे कि मेरा एक फ्लैट है मेरी डॉटर को दे दो,
बाकी कैश पड़ा है मेरे अकाउंट में इतना, वो मेरे सन को दे दो, मेरी वाइफ को ये मेरी एफडी में चोर है वो दे दो। तो वैसे ही फिर एग्जीक्यूटर आगे करेगा। ओके। तो इनका भी करंट अकाउंट ओपनिंग फॉर्म साइन बाय एग्जीक्यूटर एडमिनिस्ट्रेटर, स्पेसिमेन सिग्नेचर कार्ड, विल अगर कोई है, लेटर ऑफ एग्जीक्यूशन एडमिनिस्ट्रेशन प्लस केवाईसी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। फिर आपका एक कॉन्सेप्ट आता है लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, एलईआई क्या है देखिए। जैसे हम लोगों का पहचान को वेरीफाई करने के लिए आधार कार्ड है ना, वैसे कंपनीज की पहचान को वेरीफाई करने के लिए एलईआई आया। ये 20 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिकल कोड है जो यूनिकली आइडेंटिफाई कर रहा है पार्टीज टू फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। किसके द्वारा इशू किया जा रहा है? ग्लोबल लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर फाउंडेशन। ये लोकल ऑपरेटिंग यूनिट्स ऑपरेट करते हैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में। अब अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड, जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का पार्ट है। तो जैसे क्या हुआ था ना, ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुए थे 2008 में, तो ये बोला गया था कि जो कंपनी डील करते हैं बैंक वगैरह के साथ, उनकी आइडेंटिटी को वेरीफाई करने के लिए कोई कोड होना चाहिए कि क्या हो, आगे फ्रॉड ना हो। तो अब कोई कंपनी लोन लेगी बाहर किसी बैंक से, तो अगर एलईआई है कंपनी का, तो पता चल जाएगा कि ये कंपनी के बारे में सारी डिटेल्स। ठीक है। तो जब कोई कॉर्पोरेट बोरोवर है जो शेड्यूल कमर्शियल बैंक बाकी बैंक से लोन ले रहा है, फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड, ठीक है, 5 करोड़ से ज्यादा, एलईआई लेना मैंडेटरी है। तो ये बैंक, एनबीएफसी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन सब पे अप्लाई होता है। अगर आप नॉन इंडिविजुअल हो, ठीक है, जैसे कंपनी वगैरह हो, आप 50 करोड़ से ऊपर की ट्रांजेक्शन कर रहे हो नेफ्ट और आरटीजीएस के थ्रू, तो भी आपको क्या चाहिए? एलईआई चाहिए। अब ये टोटल एक्सपोजर अगर आपका इस लिमिट में है, जैसे आपका अबव 25 करोड़ है, तो आपको कब तक लेना है? इस डेट तक। अगर इसके बीच में है तो ये डेट है। अगर 5 करोड़ और उससे ज्यादा का है तो ये डेट है। तो देखो, आप देख पा रहे होंगे जितना ज्यादा एक्सपोजर है उतना जल्दी बोला गया है एलईआई लेने को। बट अगर आप एलईआई नहीं लेते हो, लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर नहीं है आपके पास, तो क्या होगा? आपको न्यू लोन नहीं मिलेंगे, ठीक है, एनहांसमेंट नहीं मिलेगी आपको क्रेडिट फैसिलिटीज की। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक चैप्टर कंप्लीट होता है। इंपॉर्टेंट वन है, आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो 4 to 5 क्वेश्चन आराम से। तो इंडिविजुअल अकाउंट, ज्वाइंट अकाउंट, माइनर के ऊपर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। 2-3 क्वेश्चन माइनर पे थे इस बार। फिर एचयूएफ के ऊपर क्वेश्चन, पार्टनरशिप फॉर्म, कंपनी, इन सब पे क्वेश्चन आते ही आते हैं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। मिस्टर राज और मिसेस नेहा ने, बोथ रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वो ओपन करना चाहते हैं ज्वाइंट सेविंग अकाउंट। उन्होंने सबमिट कराया अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, साइंड ओनली बाय मिस्टर राज। उन्होंने मेंशन कर दिया मोड ऑफ ऑपरेशन एज आइदर और सर्वाइवर। जबकि मिसेस नेहा ने सबमिट नहीं करवाया केवाईसी डॉक्यूमेंट। क्या करना चाहिए बैंक को? अकाउंट ओपन करेंगे इमीडिएटली क्योंकि एक सिग्नेचर सफिशिएंट है, या ओपन अकाउंट बिकॉज मोड ऑफ ऑपरेशन इज क्लियरली मेंशन, या रिफ्यूज क्योंकि क्या बोला गया है, फॉर्म साइन और केवाईसी डॉक्यूमेंट सभी ज्वाइंट अकाउंट होल्डर के चाहिए। तो ऑब्वियसली सी हमारा सही ऑप्शन है। दोनों के चाहिए ना जब ज्वाइंट अकाउंट ओपन हो रहा है। एबीसी ट्रस्ट के 2 ट्रस्टी हैं। ट्रस्ट डीड ने बताया कि ट्रस्टी ऑपरेट करेगा अकाउंट ज्वाइंटली और अपनी पावर को डेलीगेट नहीं कर सकते वो, ठीक है। बट एक ट्रस्टी ने ऑथोराइज कर दिया अपने असिस्टेंट को, चेक साइन कर लो। असिस्टेंट ने साइन कर दिया, बैंक ने प्रोसेस कर दिया चेक, बाद में दूसरे ट्रस्टी ने ऑब्जेक्ट किया, तो क्या होगा? इनवैलिड हो गया ना ये, क्योंकि ट्रस्टी डेलीगेट ही नहीं कर सकते पावर, और उनको ऑपरेट करना है ज्वाइंटली। तो सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, कौन सी स्टेटमेंट आपको करेक्ट लग रही है? जो सब्सिडरी है नॉन प्राइवेट कंपनी की यानी पब्लिक कंपनी की, उसको पब्लिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा। प्राइवेट कंपनी में 7 मेंबर होने चाहिए एटलीस्ट। पब्लिक कंपनी में कोई अपर लिमिट नहीं है नंबर ऑफ मेंबर की, या प्राइवेट कंपनी रिस्ट्रिक्ट करती है पब्लिक इन्विटेशन टू सिक्योरिटी। व्हाट इज द राइट आंसर हियर? यहाँ पे राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए, बिकॉज प्राइवेट कंपनी में कितने थे मेंबर? 2 मिनिमम थे ना, एटलीस्ट। मैक्सिमम कितने थे? 2 थे। पब्लिक कंपनी में तो 7 थे ना मिनिमम, और मैक्सिमम पे कोई कैप नहीं थी। अब मिस्टर रोहन डाइड लिविंग अ वैलिड विल, जिसमें उन्होंने अपॉइंट किया अपनी डॉटर को एग्जीक्यूटर। जब उनकी डेथ होगी तो नेहा ने ऑब्टेन कर लिया प्रोबेट, कोर्ट से अप्रोच किया, बैंकों के ओपन करना चाहती है अकाउंट। तो उन्होंने बैंक को ये इंस्ट्रक्शंस दी कि इस तरीके से अकाउंट ओपन करो, और डिपॉजिट, रेंटल इनकम, डिसीज, तो यूज करो फंड का, फ्यूनरल एक्सपेंसेस, पेंडिंग इलेक्ट्रिसिटी बिल ऑफ द डिसीज। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? ठीक है, क्या कर सकता है? तो सारी ट्रांजेक्शन इसमें क्या है आपकी वैलिड है, या अकाउंट टाइटल इज इनकरेक्ट क्योंकि वो ओपन होना चाहिए था एग्जीक्यूटिव एंड स्टेट ऑफ। तो ऐसे अकाउंट ऑपरेट होता है ना, नेहा शर्मा स्टेट अकाउंट थोड़ी होगा। इस तरीके से लिखा जाता है एग्जीक्यूटर एंड एस्टेट ऑफ, और फिर नेम होगा डिसीज्ड पर्सन का, मिस्टर रोहन का भी वहां पे। तो बी इज द राइट आंसर। बी स्टेटमेंट हमें देखनी है रिगार्डिंग एलएलपी। एलएलपी फॉर्म की जाती है अंडर एलएलपी एक्ट 2008। इसमें 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर होने चाहिए। क्या डेजिग्नेटेड पार्टनर को कोई आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं चाहिए? या एलएलपी एग्रीमेंट डिफाइन करती है म्यूचुअल राइट एंड ड्यूटी ऑफ पार्टनर? तो कौन सा सही लग रहा है आपको? देखो, डेजिग्नेटेड पार्टनर को तो क्या लेना था? डी पिन। तो ये तो गलत हो गया ना।
तो ए 1 2 and 4 इज करेक्ट, बाकी सब सही है। तो देखिए अब जैब की रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट आने वाली है, कम टाइम रह गया आपकी प्रिपरेशन के लिए। अगर आपको लगता है कि आपको किसी कोर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप हमारे कोर्सेज में एनरोल कर सकते हो। आपको करना क्या, एडुटैब की वेबसाइट पे जाना है कोर्सेज पे, जाके जैब कोर्सेज पे क्लिक करना है। जब आप जैब कोर्सेज पे क्लिक करते हो यू कैन सी अ डिफरेंट नंबर ऑफ कोर्सेज। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे कंप्लीट मास्टर कोर्स है जिसमें डिटेल स्टडी अगर आप करना चाहते हो, और एक डिटेल स्टडी मतलब 4 सब्जेक्ट्स पूरे कवर हो रहे हैं आपके, और बाद में लाइव क्लासेस होते हैं जस्ट बिफोर द एग्जाम। तो ट्रायल भी देख सकते हो आप एक तरीके से कि वीडियो नोट्स टेस्ट कैसे इन जस्ट रुपीज 1। ओके, और बाकी आपको नोट्स मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट विद फ्लैट 80% ऑफ। तो आप इंडिविजुअल मास्टर कोर्स में भी एनरोल कर सकते हो, और 3 आवर के ट्रायल कोर्स देख लीजिए, उसके बाद तसल्ली करके आप कोर्स परचेज कर सकते हो। फिर अगर आप कम टाइम में अच्छी प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप हमारे लाइव क्रैश कोर्स बैच 3 में एनरोल कर सकते हो। बैच 4 जो है वो बस लॉन्च ही हो रहा है, लॉन्च हो चुका है, उसमें भी आप एनरोल कर सकते हो। तो इसमें आपको क्या क्या मिलता है, टोटल 60 लाइव क्लासेस मिलती हैं आपको। मॉर्निंग इवनिंग क्लासेस रहती है 2 2 घंटे की, 15 क्लासेस हर एक सब्जेक्ट की, कॉन्सेप्ट नोट्स आपको मिल रहे हैं, सॉल्व पीवाईक्यू, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, बाकी सारी चीजें सेम। अगर आपकी प्रिपरेशन हो गई है तो प्रैक्टिस करना चाहते हो तो टेस्ट सीरीज में एनरोल कर सकते हो। इसमें सॉल्व पीवाईक्यू, फुल लेंथ मॉक टेस्ट, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट,